बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमेशा मैं आप लोगों को दुआ देती हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में रखें। जी हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिज़िकल केमिस्ट्री को अल्हम्दुलिल्लाह कम्प्लीटली कवर कर लिए और अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हम एफएससी से कवर करने जा रहे हैं और इसी के साथ जो बीएससी से हमने चैप्टर करना है वो बेसिक कंसेप्ट्स है। स्टार्टिंग में कुछ इंट्रोडक्शन देख लें। तकरीबन 200 साल पहले जो कंपाउंड्स हैं उनको क्लासिफाई किया जाता था अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़ एंड ओरिजिन। ठीक है, मीन के ज़्यादा नॉलेज नहीं था तो जस्ट उनको देख के और उनके बारे में जो भी प्रॉपर्टीज़ मीन के फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह की लिहाज से और ओरिजिन के लिहाज से उनको कहाँ से हासिल किया गया उस लिहाज से जो है वो कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया जाता था। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर ओल्डर डेफिनेशन देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफ़ाइन किया जाता था दोज कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मीन के जो जानदारों से हासिल होने वाले कंपाउंड्स हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता था। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? इन द अर्ली 19th century, John Jacob Berzelius developed a theory called the vital force theory. The vital force theory stated that organic compounds could not be made in lab but needed a mysterious God given power that was found only in living organisms. जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने डिफ़ाइन किया है बिल्कुल उसी तरह जो जैकब बर्जीलियस थे उनका ये कहना था कि वाइटल फोर्स पाई जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में और वही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के आउटसाइड पे मीन के लैब के अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये जो कंसेप्ट था, ये जो थ्योरी थी, इसको कहा जाता है वाइटल फोर्स थ्योरी। मॉडर्न डेफिनेशन देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तो ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी पाए जाएं या फिर कार्बन और हाइड्रोजन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करें तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत सिंपल है, आप सब लोग जानते हैं। वोलर्स का एक्सपेरिमेंट की बात करें तो 1928 में जर्मन साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक वोलर। उन्होंने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में प्रिपेयर करके वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था और उन्होंने यूरिया प्रिपेयर किया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि यूरिया के यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक हुई, आप ठीक कर लीजिएगा। यूरिया प्रिपेयर किया था जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है और अमोनियम साइनेट से उन्होंने प्रिपेयर किया था और अमोनियम साइनेट जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इट्स मीन कि उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया जिसमें ये कहा जाता था कि हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार नहीं कर सकते, इवन कि हम लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार कर ही नहीं सकते किसी भी तरह के मटीरियल से। तो वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किसने किया था? फ्रेडरिक वोलर ने। एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजेंस, फास्फोरस वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, देयर इज़ एन एक्सेप्शन देयर आर सम और कंपाउंड्स विच हैव कार्बन एंड आर नॉट इंक्लूडेड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनमें कार्बन मौजूद है लेकिन उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिडर नहीं किया जाता कुछ हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से। और वैसे भी हम डेफिनेशन प्योरली देखें तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी मौजूद है लेकिन फिर भी उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिडर नहीं किया जाता, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, HCO3 नेगेटिव, CO3 नेगेटिव एंड कार्बाइड्स वगैरह। ठीक है, उसके बाद जी फीचर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। पिकुलर नेचर ऑफ कार्बन, मीन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं वो क्यों पाई जाती हैं? एक तो कार्बन की जो है वो अनयूजुअल नेचर है। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी से आप लोग वाकिफ़ हैं कि कार्बन जो है उसकी सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी होती है अपने जैसे और कार्बन एटम्स के साथ मिलकर लॉन्ग चेन्स और रिंग्स बनाना और बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाना, इसको हम कैटिनेशन कहते हैं। मीन के सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। दैट्स वाई कार्बन फॉर्म मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स। इट आल्सो form stable single and multiple bonds with carbon, oxygen, nitrogen and sulfur. So it form compounds of various sizes, shapes and structures. दूसरा पॉइंट हमारे पास फीचर्स में आ जाता है नॉन आयनिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ज़्यादातर ये कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, इस वजह से ये आयनिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। इसके अलावा सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, ड्यू टू सिमिलैरिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू फ्यू होमोलोगस सीरीज, फॉर एग्जांपल अल्कोहल एंड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अल्कोहल्स जो हैं ये एक अलहदा होमोलोगस सीरीज बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स अलहदा बनाते हैं। मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शो ऑलमोस्ट सिमिलर बिहेवियर। जो मेंबर्स होते हैं होमोलोगस
होमोलोगस सीरीज़ के वो सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं। स्टडी ऑफ फ्यू होमोलोगस सीरीज टेल्स द बिहेवियर ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हमारे लिए जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी ईजी हो जाती है। होमोलोगस सीरीज़ जो है उसमें बहुत से कंपाउंड आ जाते हैं, हमें इंडिविजुअली एक एक कंपाउंड को स्टडी नहीं करना पड़ता, बल्कि होमोलोगस सीरीज़ को ऑन द होल जो है वो हम स्टडी करके बहुत से कंपाउंड के बारे में जान लेते हैं। होमोलोगस सीरीज़ क्या होती हैं? इट इज़ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच एडजेसेंट मेंबर्स डिफर बाय द CH2 यूनिट। यानी कि ये हमारे पास कंपाउंड्स की सीरीज़ होती हैं जिसमें जो एडजेसेंट मेंबर्स हैं वो CH2 यूनिट से डिफर कर रहे होते हैं। इंडिविजुअल मेंबर्स आर कॉल्ड होमोलोग्स, और इंडिविजुअल मेंबर्स को होमोलोग्स कैसे कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, ये है जी हमारे पास इथेन, और इसी की सीरीज़ में जो नेक्स्ट मेंबर आएगा वो आएगा CH3 CH2 एंड CH3। ये दोनों जो हैं वो एक ही सीरीज़ में आ रहे हैं, ये एडजेसेंट मेंबर्स हैं। तो ये किस से डिफ़र कर रहे हैं? CH2 यूनिट से डिफ़र कर रहे हैं। तो इसी तरह इसमें हमारे पास ये तो इथेन और प्रोपेन हैं, फिर ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन वगैरह वो सारे भी इसी सीरीज़ में आ जाएंगे। और हम ऑन द होल इस सीरीज़ को स्टडी करके सारे के सारे अल्केन्स के बारे में जान लेते हैं। मीन कि इंडिविजुअली हमें एक एक अलग-अलग कंपाउंड को स्टडी नहीं करना पड़ता। एग्जाम्पल भी यहाँ पे दी हुई है। अल्केन सीरीज़ का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ CnH2n+2, ठीक है। ये इनका जनरल फार्मूला होता है, और इनके मेंबर्स जो हैं वो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह होते हैं। द मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज हैव सेम जनरल फार्मूला, सिमिलर मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। होमोलोगस सीरीज़ के जो मेंबर्स होते हैं उनका जनरल फार्मूला भी सेम होता है, उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस भी सेम होते हैं, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। जैसे स्टार्च की बात करें तो उसका फार्मूला होता है H10O5 होल जो है वो बाहर ब्रैकेट के बाहर n आ जाएगा, और n जो है वो सेवरल थाउजेंड तक जा सकता है। तो आप अंदाज़ा करें कि स्टार्च जो है वो कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कि इसके फार्मूले में जो n है वो सेवरल थाउजेंड तक हो सकता है। इसके अलावा मॉलिक्यूलर मास प्रोटीन का जो है वो रेंज करता है फ्यू थाउजेंड टू मिलियंस। तो प्रोटीन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। आइसोमेरिज्म, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मीन के हमारे पास जो है एक मॉलिक्यूलर फार्मूला से बहुत से स्ट्रक्चरल फार्मूला बन रहे हैं। तो वो जितने भी स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं वो एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, और इस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं और तकरीबन तमाम जो कंपाउंड्स हैं वो आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं इनके रेट्स, क्योंकि इनकी आयनिक नेचर नहीं होती ड्यू टू मॉलिक्यूलर नेचर। सोलबिलिटी, मोस्ट आर इनसोल्युबल इन वाटर, डिजॉल्व इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये पहले भी हम इनकी नेचर की बात कर चुके हैं। तो लाइक डिजॉल्व लाइक के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है ये वाटर में इनसोल्युबल होते हैं। बेंजीन, पेट्रोलियम, ईथर वगैरह में सोल्युबल होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। अच्छा, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इसकी रीज़न एक तो कैटिनेशन है, दूसरा इनके आइसोमरिज्म का फिनोमेना है, तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कार्बन की है वो 2.5 है, इज क्लोज टू नंबर ऑफ अदर एलिमेंट्स। बहुत से और एलिमेंट्स के बहुत क्लोज है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो इट कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स विद सच एलिमेंट्स। यही रीज़न है कि कार्बन जो है वो बहुत से एलिमेंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। तो इस वजह से जो है इसके कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, नाइट्रोजन 3, फॉस्फोरस 2.1, क्लोरीन 3 एंड ऑक्सीजन 3.5। इसके अलावा नेक्स्ट रीज़न हो सकती है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, और नेक्स्ट रीज़न है टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, टेट्रावेलेंट नेचर एंड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। And tetrahedral structure of the carbon was introduced by Liebel and Van 't Hoff. All four valencies of carbon atom are alike and symmetrical, and methane form only one monosubstituted isomer. ठीक है, टेट्रावेलेंसी जो कार्बन की है और जो कार्बन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है वो इंट्रोड्यूस करवाया था लाइबल और वैन 't हॉफ ने। और चारों की चारों जो कार्बन की वैलेंसीज होती हैं वो बिल्कुल एक जैसी होती हैं, और सिमेट्रिकल इसका मॉलिक्यूल होता है टेट्राहेड्रल। और मीथेन जो है वो जस्ट वन मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है, क्योंकि उसके चारों बॉन्ड जो हैं वो अलाइक हैं। उसके बाद जी हमारे पास आ जाते हैं सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मेजर जो सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस हैं, एंड दीज आर कॉल्ड फोसल फ्यूल्स। इनको हम फोसल फ्यूल्स कहते हैं बिकॉज दीज हैव बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, मीन फोसल्स। मेन सोर्सेज जो है ना प्लांट्स और एनिमल्स हैं। नंबर 1 पे कार्बोहाइड्रेट्स, वेजिटेबल एंड एसेंशियल ऑयल्स, डाइज एंड नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हैं टाइपिंग में, ये आप लोग देख लीजिएगा। मैंने सोचा था कि इस बार मैं नोट्स जो हैं वो टाइप कर लेती हूँ, तो इसमें जो है ना थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो गया। वो राइटिंग वाले वर्क से मैं थोड़ा
थक चुकी थी, क्योंकि आपको पता है इनऑर्गेनिक के फिज़िकल के सारे नोट्स जो हैं वो हैंड रिटन में दिए हैं आप लोगों को, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। तो टाइपिंग के काम में फिर ये है कि जल्दी में करने की वजह से ना स्पेलिंग की कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। वैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे दुरुस्तगी करवा भी रही हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स, वेजिटेबल एंड एसेंशियल ऑयल्स, डाइज, नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन और आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। इसके अलावा dead plants and animals are also dead plants and animals are also an important source of petroleum, coal and natural gas. उसके बाद सेकंड नंबर पे सोर्स आ जाता है कोल। A solid mineral of black color is coal, and theory of formation, it is believed that coal was formed by the decay of remains of the trees. These trees were buried under earth 500 million years ago. Chemical and bacterial actions converted them into peat, and high pressure and temperature finally converted peat into coal. तो ये theory of formation है इसकी। तो इसमें आप देखें जो dead plants थे और dead जो trees थे, मीन के जो wood है वो जब buried हुई, ज़मीन में दफन हो गई, और फिर उसके ऊपर केमिकल बायोकेमिकल एक्शंस हुए, और तकरीबन 500 मिलियन ईयर्स अगो ये वुड जो है वो ज़मीन में चली गई थी, और केमिकल और बैक्टीरियल एक्शन ने इसे कन्वर्ट किया पीट में। ठीक है, केमिकल एंड बैक्टीरियल एक्शन से ये पीट में कन्वर्ट हुई। फिर उसके बाद हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से लिग्नाइट में, और फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से बाइटुमेनस कोल में, और देन एंथ्रासाइड में ये चेंज हुई। ठीक है, तो ये एंथ्रासाइड जो है ये कोल की जो है वो सबसे सुपीरियर क्वालिटी आप कह सकते हैं। यूजेस ऑफ कोल देखें तो सबसे पहले हमारे पास है, इसे हम फ्यूल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है, जिसको कार्बनाइजेशन का प्रोसेस भी कहते हैं, उससे हमें बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, जैसे कोल गैस, कोल टार एंड कोक है। Distillation carried out in absence of air is called destructive distillation or carbonization. Coal tar yield many organic compounds by fractional distillation. Fractional distillation से coal tar से भी बहुत से organic compounds हासिल किए जाते हैं, और पावर जनरेशन में भी इसको यूज़ किया जाता है कोल को। अच्छा, यहाँ पे आप लोग ना कार्बन कंटेंट्स भी नोट कर लें। पीट के अंदर जो है वो कार्बन की परसेंटेज होती है 60%, और नेक्स्ट हमारे पास है पीट के बाद लिग्नाइट है, 70% कार्बन इज़ प्रेजेंट इन लिग्नाइट, एंड बाइटुमेनस कोल जो है इसमें 80% कार्बन प्रेजेंट होती है, और एंथ्रासाइट में कार्बन इज़ प्रेजेंट 90%। तो ये परसेंटेजेस भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। पीट 60% कार्बन, लिग्नाइट 70% कार्बन, बाइटुमेनस कोल 80% कार्बन एंड एंथ्रासाइट 90% कार्बन। यूजेस आपको बता दिए फ्यूल के तौर पे, इसके अलावा बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करने के लिए और पावर जनरेशन के लिए। कोल इन पाकिस्तान, कोल रिजर्व इन पाकिस्तान 184 बिलियन टन्स। जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग तकरीबन पाकिस्तान में 184 बिलियन टन्स जो है वो कोल प्रेजेंट है। 80% ऑफ विच इज़ यूज टू बेक ब्रिक्स इन लाइम किल्स एंड सम इज़ यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ इंट्रोड्यूसिंग कोल इनटू इंडस्ट्री बाय मेकिंग कोल बेस्ड पावर प्लांट्स। सिंध कोल अथॉरिटी एंड द डायरेक्टरीज ऑफ मिनरल डेवलपमेंट ऑफ पंजाब, बलोचिस्तान एंड NWFP आर ऑल ट्राइंग टू एक्सपेंड कोल यूज़ इन पावर जनरेशंस। तो इसमें आई थिंक कोई समझाने वाली बात नहीं थी। नेक्स्ट देखते हैं नेचुरल गैस। Natural gas is a mixture of low boiling hydrocarbons, and its major portion is methane, CH4, and it is also produced by the decomposition of organic matter. यूसेस देखें नेचुरल गैस के, तो हमारे पास जी आ जाते हैं। पावर जनरेशन के लिए इसे यूज़ किया जाता है सीमेंट एंड फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में, फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है जनरल इंडस्ट्रीज़ में, यूज़ फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज़। नेक्स्ट हमारे पास पेट्रोलियम आ जाता है। द रिफाइंड फॉर्म ऑफ द मिनरल ऑयल इज़ कॉल्ड पेट्रोलियम। थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन देखें पेट्रोलियम की, तो इट इज़ थॉट दैट स्लो केमिकल एंड बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन बिटवीन सेडिमेंट्री रॉक्स प्रोड्यूस पेट्रोलियम। स्लो केमिकल और बायोकेमिकल जो रिएक्शंस हैं या डिकम्पोजिशन है ऑर्गेनिक मैटर की सेडिमेंट्री रॉक्स के दरमियान, ज़मीन के नीचे, उससे जो है पेट्रोलियम प्रोड्यूस होता है। रिफाइनिंग इन पाकिस्तान, पेट्रोलियम इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्राम कोल एज ब्लैकिश कलर लिक्विड कॉल्ड क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम को जो है ना रॉक से एक्सट्रैक्ट किया जाता है ब्लैकिश कलर के लिक्विड में, जिसे क्रूड ऑयल कहते हैं। क्रूड ऑयल इज़ रिफाइंड टू गेट डिफरेंट पेट्रोलियम फ्रैक्शंस। फिर उसकी रिफाइनिंग की जाती है, मीन क्रूड ऑयल की सफाई की जाती है, और उससे जो है बहुत से फ्रैक्शंस हासिल की जाती हैं। पाकिस्तान में जो ऑयल रिफाइनरीज काम कर रही हैं, सबसे पहले अटक ऑयल रिफाइनरी है जो कि मोरगा के रावलपिंडी के करीब है, और इसकी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है 1.25 मिलियन टन है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक ऑफ FSC केमिस्ट्री। 2 ऑयल रिफाइनरीज जो हैं वो काम कर रही हैं कराची में, और इनकी जो कंबाइन कैपेसिटी है रिफाइनिंग कैपेसिटी वो है 2.13 मिलियन
टन्स। और पाक अरब रिफाइनरी जो है ये महमूद कोट नियर मुल्तान प्रेजेंट है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, दीज द सेपरेशन ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विड मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। किसी भी लिक्विड के अंदर उसके कंपोनेंट को, किसी भी लिक्विड में से उसके कंपोनेंट्स को अगर हम बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के लिहाज से सेपरेट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। पेट्रोलियम इज़ हीटेड अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस। पेट्रोलियम को 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हीट किया जाता है। रिजल्टिंग वेपर्स आर पास थ्रू अ कंडेंसर एंड कलेक्टेड एज अ फ्रैक्शन। डिफरेंट फ्रैक्शंस आर ऑब्टेन्ड एट डिफरेंट बॉइलिंग रेंजेस। इस तरह से जो है हम पहले 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे पेट्रोलियम को हीट करते हैं, जो वेपर्स हमें मिलते हैं उसे कंडेंसर में से पास करवाते हैं और कंडेंसर में से पास करवाने के बाद हमें जो है वो डिफरेंट फ्रैक्शंस मिलते हैं और फिर उनको जो है वहाँ से सेपरेट किया जाता है डिफरेंट बॉइलिंग रेंजेस पे। उसके बाद जी हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है। जी यहाँ पे टेबल को अगर आप देखें तो सबसे पहला जो फ्रैक्शन है वो हमारे पास है नेचुरल गैस, या जिसको हम कहते हैं जी पेट्रोलियम गैस एलपीजी। इसमें जो कंपोजिशन है इसकी वो कार्बन 1 से कार्बन 4 तक हो सकती है इसकी कंपोजिशन, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट की रेंज है वो लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद इसका यूज़ की बात करें तो इसको फ्यूल के तौर पे और पेट्रोकेमिकल्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ जो है आप मेंशन कर लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फ्रैक्शन आ जाता है पेट्रोलियम ईथर। पेट्रोलियम ईथर जो है इसकी कंपोजिशन की बात करें तो कार्बन 5 से कार्बन 6 तक वाले कंपाउंड इसमें पाए जाते हैं। और इसके बाद जी इसकी रेंज की बात करें बॉइलिंग पॉइंट की तो 20 टू 60 डिग्री सेल्सियस है। और इसकी यूज़ की बात करें तो इसे सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास लिग्राइन और नेफ्था है। लिग्राइन और नेफ्था जो है इसकी कंपोजिशन है कार्बन 6 टू कार्बन 7 वाले कंपाउंड इसमें पाए जाते हैं। 60 टू 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो इसका बॉइलिंग पॉइंट है, रेंज है बॉइलिंग पॉइंट की, और जिस पे जो है इस फ्रैक्शन को सेपरेट किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस में, और इसे यूज़ किया जाता है एज अ सॉल्वेंट एंड एज अ रॉ मटेरियल। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास फ्रैक्शन है गैसोलीन, और जो गैसोलीन है इसको मोटर फ्यूल भी कहते हैं, और ये 20% ऑब्टेन होती है इस प्रोसेस से हमें, और इसकी बॉइलिंग पॉइंट की रेंज 42 टू 20 डिग्री सेल्सियस है। और इसमें जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं वो ज़्यादातर कार्बन 6 से कार्बन 8 तक वाले पाए जाते हैं, और वैसे अगर देखा जाए तो कार्बन 4 से 13 वाले भी पाए जाते हैं। ठीक है, मोटर फ्यूल के तौर पे इसे यूज़ किया जाता है, इसका ये यूज़ है। नेक्स्ट कैरोसिन ऑयल है जिसे मिट्टी का तेल कहते हैं। इसकी कंपोजिशन है कार्बन 8 टू कार्बन 14, और इसकी जो है ना बॉइलिंग पॉइंट की रेंज यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है 175 टू 325 डिग्री सेल्सियस। और कैरोसिन ऑयल जो है इसका यूज़ है हीटिंग फ्यूल के तौर पे इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जी हमारे पास आ जाता है डीजल और हीटिंग फ्यूल जिसे कहते हैं। डीजल या हीटिंग फ्यूल जो है, डीज़ल की जो आपके पास इसको गैस ऑयल भी कहते हैं डीज़ल को, ठीक है, गैस ऑयल भी कहते हैं हीटिंग फ्यूल या डीज़ल। इसकी जो कंपोजिशन है कार्बन 12 से कार्बन 18 तक है, और बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर दैन 275 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास लुब्रिकेंट्स वगैरह आ जाते हैं, और जो लुब्रिकेंट्स हैं उनको लुब्रिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, एज अ लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है, और उनकी कंपोजिशन कार्बन 18 से ज़्यादा, यानी 18 कार्बन से ज़्यादा वाले जो कंपाउंड्स हैं वो इसमें आ जाते हैं, और पैराफिन वैक्सीज वगैरह जो है वो इसमें आ जाते हैं। और एक और फ्रैक्शन होता है एसफाल्ट और पेट्रोलियम कोक, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। एसफाल्ट ASPHALT और पेट्रोलियम कोक ये सॉलिड होता है, ठीक है, और इसकी कंपोजिशन की बात यहाँ पे मेंशन नहीं है। रेजिड्यू के तौर पे इसे यूज़ करते हैं, रूफिंग, पेविंग, फ्यूल और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास टेबल था। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम जो है ये ऐसा प्रोसेस होता है, इसमें लार्ज हाइड्रोकार्बन जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं उनको तोड़ा जाता है स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं। इस प्रोसेस को हम क्रैकिंग कहते हैं, और स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। इसमें जो एग्जांपल है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। क्रैकिंग में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है जैसे कि C16H34, ये जो है ये एक अल्केन है। इसको जब हीट करेंगे हम 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो इसने चेंज हो जाना है जी C7H16 में, और प्लस हमारे पास ऑप्टेन होगा 3 मोल्स ऑप्टेन होंगे CH2
डबल बॉन्ड CH2 यानी कि इथीन के जो है वो 3 मोल्स ऑब्टेन होंगे और साथ में ही हमें ऑब्टेन होगा 1 मोल CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन का। ठीक है, तो ये क्रैकिंग के लिए केमिकल इक्वेशन है 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब आप 16 कार्बन वाले अल्केन को तोड़ते हैं तो आपके पास एक 7 कार्बन वाला अल्केन और एक 2 कार्बन वाली अल्कीन और एक 3 कार्बन वाली अल्कीन ऑब्टेन होती है। तो क्रैकिंग के प्रोसेस से, पेट्रोलियम की क्रैकिंग से हम लार्जर हाइड्रोकार्बन जिनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं उनको स्मॉलर हाइड्रोकार्बन में चेंज करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। इंपॉर्टेंस देखें क्रैकिंग की, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो पेट्रोलियम की हमने पीछे पढ़ी है, जो पूरा टेबल पढ़ा है जिसमें डिफरेंट फ्रैक्शंस को हमने डिस्कस किया, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि गैसोलीन जो है वो जस्ट 20% हमें ऑब्टेन होती है, लेकिन गैसोलीन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से गैसोलीन को ऑब्टेन करने के लिए, उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए क्रैकिंग का प्रोसेस किया जाता है और गैसोलीन में स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। फ्रैक्शन मैंने आपको गैसोलीन का बताया था, कार्बन 4 टू कार्बन 13 या मोस्टली कार्बन 6 टू कार्बन 8 तक होते हैं इसमें। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम आल्सो गिव केरोसिन ऑयल एंड गैस ऑयल। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक फ्रैक्शन केरोसिन ऑयल या गैस ऑयल का भी था और उनकी डिमांड जो है वो कम होती है। तो क्रैकिंग के प्रोसेस में मेनली बेसिकली हम केरोसिन ऑयल या गैस ऑयल को कन्वर्ट करते हैं गैसोलीन में। गैसोलीन को ज़्यादा ऑब्टेन करने के लिए हम क्रैकिंग का प्रोसेस करते हैं और ये जो है केरोसिन ऑयल और गैस ऑयल, इसमें लार्ज हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं तो इनको कन्वर्ट किया जाता है स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में क्रैकिंग के प्रोसेस से और गैसोलीन ऑब्टेन की जाती है। बिसाइड्स प्रोड्यूसिंग गैसोलीन, क्रैकिंग आल्सो गिव्स मैनी बाई प्रोडक्ट्स लाइक इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, बेंजीन वगैरह, और इन बाई प्रोडक्ट्स को भी यूज़ किया जाता है ड्रग्स, प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स, सिंथेटिक फाइबर्स, फर्टिलाइज़र, वीड किलर्स वगैरह बनाने के लिए, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट केमिकल्स लाइक एथेनॉल, फिनोल और एसीटोन वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। क्रैकिंग की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास जो है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है और लार्ज मालिक्यूल जो है वो स्मॉलर मालिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं अल्केन और अल्कीन के। तो टाइप्स हमारे पास थर्मल क्रैकिंग है सबसे पहले, जिसके नेम से पता चल रहा है कि हाई टेम्परेचर पे करेंगे ये वाला प्रोसेस, या हाई प्रेशर भी यहाँ पे यूज़ होगा। 750 टू 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रेंज याद रखिएगा थर्मल क्रैकिंग में, 750 टू 900। ऊपर एग्जांपल जो आपको कार्बन 16 वाले की दी थी, जो इक्वेशन लिख के बताई है, वो भी थर्मल क्रैकिंग के अंडर आएगी और प्रोड्यूसेस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लाइक इथीन एंड प्रोपीन। कैटालाइटिक क्रैकिंग जो है इसमें टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, प्रेशर 2 atm और कैटलिस्ट यूज़ की जाती है सिलिका एंड एलुमिना, सिलिका SiO2 एंड एलुमिना Al2O3। और इससे जो प्रोडक्ट्स हमें ऑब्टेन होता है, मीन की जो गैसोलीन ऑब्टेन होती है वो बेटर क्वालिटी की होती है कैटालाइटिक क्रैकिंग से, और उसका हायर ऑक्टेन नंबर होता है। और ऑक्टेन नंबर जो होता है वो गैसोलीन की क्वालिटी को चेक करने के लिए आप कह लें कि एक इंडिकेटर है। स्टीम क्रैकिंग जो है इसमें वेपर्स जो है ना हायर हाइड्रोकार्बन्स के, उनको मिक्स किया जाता है स्टीम के साथ और फिर उनको हीट किया जाता है शॉर्ट पीरियड के लिए 900 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर कूल किया जाता है रैपिडली। तो हमारे पास जो है लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऑब्टेन होते हैं हमें, एंड इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ड्रग्स। और लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को ड्रग्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। रिफॉर्मिंग का प्रोसेस आ जाता है नेक्स्ट, द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स बाय हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड रिफॉर्मिंग। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग में मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। जी एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास जैसे कि एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है CH3 सिंगल बॉन्ड, और CH2 के जो है यहाँ पे हमारे पास 6 यूनिट्स हैं, और देन CH3 यानी कि 8 कार्बन वाला एक स्ट्रेट चेन वाला ये कंपाउंड है, एक स्ट्रेट चेन वाली अल्केन है। इसे जब हम हीट करेंगे कैटलिस्ट की मौजूदगी में तो हमारे पास ऑब्टेन होता है जी 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन वाला स्ट्रेट, जो इसकी चेन है वो 5 कार्बन की होती है, और साथ में जो है वो ब्रांचेस भी होती हैं कुछ। यहाँ पे आप इनकी सारे कार्बन की वैलेंसेस को सेटिस्फाइड कर दें। जो टर्मिनल कार्बन होते हैं उनके साथ हम H3 लगाते हैं, और जो सेंटर में आ जाते हैं फिर वो डिपेंड करता है कि उन्होंने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, इस कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, इसके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा, इसके 2 बॉन्ड्स पूरे हो रहे हैं, तो इसके साथ जो है सॉरी यहाँ पे डबल हो गया, सिंगल होगा यहाँ पे। ठीक है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे सिंगल होगा, इसके 2 हैं तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएंगे, इसने 3 बनाए तो इसके साथ 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है इसको 2 to 4 ट्राइमेथाइल पेंटेन या आइसो ऑक्टेन कहते हैं। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को हीट करके और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमने ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में चेंज किया। इस प्रोसेस को हम रिफॉर्मिंग कहते हैं। मीन के फॉर्म को चेंज कर दिया, शेप को चेंज कर दिया, दोबारा से शेप दिया, रीफॉर्मिंग। ठीक है, तो ये आपके पास रिफॉर्मिंग का प्रोसेस था। उसके बाद नॉकिंग की डेफिनेशन देखें तो प्री इग्निशन ऑफ द फ्यूल गिव शार्प
शार्प मेटेलिक साउंड कॉल्ड नोकिंग, इट रिड्यूसेस एफिशिएंसी ऑफ इंजन। अब नोकिंग को प्रिवेंट करने के लिए जो है क्या किया जाता है, ऑक्टेन नंबर जो है वो इंक्रीज़ किया जाता है अपने जो भी फ्यूल है उसका। तो ऑक्टेन नंबर क्या होता है, ये एंटी नोक क्वालिटी मेजरमेंट होती है फ्यूल की। एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस लीस्ट नोकिंग वाइल स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस मैक्सिमम नोकिंग। तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन से बहुत ज़्यादा नोकिंग प्रोड्यूस होती है, तो इस वजह से रिफॉर्मिंग के प्रोसेस से उन्हें ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि आइसो ऑक्टेन है, अभी जो मैंने आपको बताया 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन जो है, जिसको आइसो ऑक्टेन भी कहते हैं, ये स्मूथली बर्न करती है इंजन में और इसकी मिनिमम नोकिंग होती है, इस वजह से इसे ऑक्टेन नंबर 100 दिया गया है। ठीक है। और एन हेप्टेन जो है इसकी मैक्सिमम नोकिंग प्रोड्यूस होती है जब इंजन में इसे बर्न किया जाता है, तो इसका ऑक्टेन नंबर जो है वो 0 है। अब इनके कंपैरिजन से जो है इस फ्यूल की ये आइसो ऑक्टेन और एन हेप्टेन की रेशो के लिहाज से हम किसी भी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर ऑक्टेन कर सकते हैं। द परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन इन आइसो ऑक्टेन एंड हेप्टेन मिक्सचर दैट मैचेस द नोकिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द गिवन फ्यूल इज कॉल्ड ऑक्टेन नंबर ऑफ द फ्यूल। इफ नोकिंग ऑफ द गिवन फ्यूल मैचेस विद द नोकिंग ऑफ 90% आइसो ऑक्टेन, अगर हमारे पास एक ऐसा फ्यूल है जिसकी नोकिंग जो है वो मैच कर रही है एक मिक्सचर के साथ और उस मिक्सचर में 90% आइसो ऑक्टेन और 10% एन हेप्टेन है, तो हमारे पास जो फ्यूल है उसका ऑक्टेन नंबर हमारे पास 90 होगा। ठीक है। हायर द ऑक्टेन नंबर बेटर इज़ द फ्यूल एंड लेसर इज़ द नोकिंग। उसके बाद है इंप्रूवमेंट ऑफ ऑक्टेन नंबर ऑफ द फ्यूल के ऑक्टेन नंबर को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। एक तो अभी हमने पढ़ा रिफॉर्मिंग के प्रोसेस से, और दूसरा हम कुछ एडिटिव्स ऐड कर देते हैं, जैसे टेट्रा इथाइल लेड और टेट्रा मिथाइल लेड है। टेट्रा इथाइल लेड TEL और टेट्रा मिथाइल लेड TML। ठीक है, इनको ऐड कर देते हैं, टेट्रा इथाइल लेड और टेट्रा मिथाइल लेड। टेट्रा मिथाइल लेड आप देखें, मिथाइल ग्रुप जो होता है ना वो हमारे पास कौन सा होता है, CH4 होता है ना मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल में यहाँ पे आपके पास CH3 टेट्रा है तो 4 लें, और साथ में जो है वो लेड के साथ इसकी बॉन्डिंग है, तो इस वजह से हमने CH3 लिया, तो ये टेट्रा मिथाइल लेड है। और टेट्रा C2H5 और इसको 4 ले लें और बाहर लेड ले लें, तो ये आपके पास हो जाएगा टेट्रा इथाइल लेड। ये एडिटिव्स हैं जिनको ऐड करके ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज़ किया जाता है। दीज एडिटिव्स आर इफेक्टिव एंटी नोक एजेंट्स बट आर वेरी डेंजरस। डेंजरस क्यों हैं, क्योंकि जब ये इंजन में इनकी बर्निंग होती है तो इससे लेड ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और जो कि बाद में रिड्यूस हो जाता है मेटालिक लेड में। तो मेटालिक लेड जो है वो एग्जॉस्ट गैसेस के साथ बाहर चल जाती है एयर में, और एयर पोल्यूशन काज करती है, और इससे फिर डिजीज़ भी होती हैं बहुत सी। क्लासिफिकेशन देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो यहाँ पर मैंने आपको एक डायग्राम से समझाना है। अच्छा जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन करें तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं जी ओपन चेन कंपाउंड्स और दूसरे होते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, ओपन चेन को हम एसाइक्लिक भी कहते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स को हम क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स भी कहते हैं या रिंग कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है, फिर जो ओपन चेन कंपाउंड या एसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, इनको फर्दर हम डिवाइड करते हैं 2 क्लासेस में, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स एंड ब्रांच चेन कंपाउंड्स। स्ट्रेट चेन में आपके पास जो है वो इनको नॉन ब्रांच्ड भी कहते हैं, और ब्रांच चेन दोनों में एग्जांपल्स अगर आप देखें ना, तो अगर आपके पास N ब्यूटेन है, यानी कि 1 2 3 एंड 4 कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन में है, तो वो आपके पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड होगा। इसमें हाइड्रोजन लगा के आप वैलेंसी सेटिस्फाइड कीजिएगा कार्बन की। और ये जो है ना N ब्यूटेन है, तो ये स्ट्रेट चेन मीन के नॉर्मल ब्यूटेन जो है वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। ब्रांच चेन कंपाउंड में आप देखें तो आप इसके साथ जो है वो एक ब्रांच लगा दें, यहाँ पे एक CH3 लगा दें, तो ये आपके पास ब्रांच चेन कंपाउंड होगा। आइसोपेंटेन है, जैसे नियोपेंटेन है, ये आइसोपेंटेन है आपके पास। इसमें टोटल 5 कार्बन है ना, जो मैंने आपके सामने ड्रा किया स्ट्रक्चर, 4 कार्बन लाइन में है और एक जो है वो ब्रांच निकली हुई है, ये आइसोपेंटेन है। और अगर आप इसका एक कार्बन यहाँ से ख़त्म करके एक और बल्कि यहाँ से ना ख़त्म करें, जस्ट अ मिनट, यहाँ से आप कार्बन को रहने दें, और दूसरी साइड से अगर आप एक कार्बन को ख़त्म कर दें और यहाँ से एक और कार्बन ऊपर की तरफ अटैच कर दें, एक मिथाइल ग्रुप, तो ये जो है ये आपके पास नियोपेंटेन है। तो ये ब्रांच चेन कंपाउंड्स की एग्जांपल्स हैं। सेकंड क्लास हमारे पास है साइक्लिक कंपाउंड या क्लोज चेन कंपाउंड। इनको फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं इनको हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। नेम से पता चल रहा है, होमो मीन सेम, मीन के सारा का सारा जो इनका साइकिल है, जो इनका रिंग है, जो इनका स्ट्रक्चर है, जो इनका स्केलेटन है स्ट्रक्चर का, वो कार्बन एटम्स पे मुश्तमिल होगा। कार्बन के अलावा कोई और एटम नहीं होगा, मीन के सारे एक जैसे एटम्स होंगे, होमो एटम्स होंगे, तो इसीलिए इनको होमोसाइक्लिक या कार्बो
कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। इनमें हमारे पास फर्दर 2 क्लासेस हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो हैं इनमें रिंग 3 कार्बन पर मुश्तमिल होता है या फिर 3 से ज़्यादा कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं इनके रिंग्स, और ये एलिफेटिक कंपाउंड से रिजेंबल करते हैं, मीन के ओपन चेन कंपाउंड से रिजेंबल करते हैं। ओपन चेन कंपाउंड को हमने एलिफेटिक कंपाउंड्स कहा था ना, तो ये एलिफेटिक कंपाउंड से रिजेंबल करते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, मीन कि इनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ उन जैसी होती हैं। अच्छा, इसमें एग्जांपल आप देखें तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोहेक्सीन जो है वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की एग्जांपल्स हैं। होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक की सेकंड क्लास है एरोमेटिक कंपाउंड्स। इनको हम डिफाइन करते हैं कि जिनमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, और बेंजीन रिंग आप जानते हैं कि वो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है बेंजीन रिंग का, और इसमें जो है वो एक डबल एक सिंगल मीन के 3 डबल एंड 3 सिंगल बॉन्ड्स होते हैं अल्टरनेटिव पोजीशंस पे, इसको हम बेंजीन रिंग कहते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड्स ये कार्बोसाइक्लिक की सेकंड क्लास थी। उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें ना, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम के अलावा कोई और एटम भी प्रेजेंट हो, ठीक है। इनके रिंग में जो इनका रिंग होता है उनमें कार्बन एटम के अलावा कोई और एटम भी प्रेजेंट हो। दो जो बाकी एटम्स हैं उनको हम हेट्रो एटम्स कहेंगे, वो नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन कोई भी हो सकते हैं। इसके एग्जांपल अगर आप देखें तो हमारे पास ये अब आप रिंग में देखें तो बाकी जितने भी कोने बन रहे हैं सब पे कार्बन एटम प्रेजेंट है, और एक कॉर्नर पे जो है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो ये पायरिडीन का स्ट्रक्चर है, टोटल 6 मेंबर्ड का रिंग है इसका। एक नेक्स्ट देखें पायरोल, तो ये 5 मेंबर रिंग है, 4 पोजीशंस पे कार्बन है, 1 पोजीशन पे नाइट्रोजन है। नेक्स्ट 5 मेंबर रिंग फ्यूरेन है, इसमें 4 पोजीशन पे कार्बन, 1 पोजीशन पे ऑक्सीजन है। नेक्स्ट मेंबर जो है वो है थायोफीन, इसमें 4 पोजीशन पे कार्बन और 1 पोजीशन पे सल्फर है। इनको आप बाय हार्ट कर लें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, MCQs में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? कोई एटम हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं, डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, जो कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ इम्पार्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। इनको हम फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है। और ये केमिकली फंक्शनल पार्ट होते हैं किसी भी मालिक्यूल के, मीन कि कोई भी मालिक्यूल जब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो वो यहीं से इसी वाले पार्ट से पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन के अंदर, ठीक है। ये केमिकली फंक्शनल पार्ट होते हैं मॉलिक्यूल्स के। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ बेस्ड अपॉन फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स के लिहाज से ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। सो फार ओवर 6 मिलियन कंपाउंड्स आर नोन, बट नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इज़ वेरी स्मॉल। फंक्शनल ग्रुप की तादाद बहुत कम है, कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो फंक्शनल ग्रुप की वजह से स्टडी करना जो है वो ईजी हो गया है। मैनी कंपाउंड्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप्स, सो दे फॉर्म अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो सारे कंपाउंड्स जिनका सेम फंक्शनल ग्रुप होता है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक फैमिली बना देते हैं। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप को हमने डिटेल में देखना है जी। फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप का नेम कोई नहीं है इनका। फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। कार्बन और कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड होता है। ये जो कंपाउंड्स की क्लास है इनको हम कहते हैं अल्केन्स, ठीक है। इस तरह से हम ज़्यादा अच्छे तरीके से शो कर सकते हैं सारी वैलेंसीज को। अगर हम शो करें तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला इस तरह से शो करेंगे, हर कार्बन एटम 4 बॉन्ड्स बनाएगा, और कंपाउंड की ये जो क्लास है इनको नेम दिया जाता है अल्केन, और इसमें एग्जांपल मीथेन की आ जाती है। इसके अलावा ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह वो आप लोग वाकिफ़ हैं। एक एक कार्बन ऐड करते जाएं तो नेक्स्ट मेंबर आता जाएगा, ठीक है। सेकंड फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आ जाता है जी डबल बॉन्ड, और इसमें जो फार्मूला है फंक्शनल ग्रुप का वो कुछ इस तरह से होगा, दोनों कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड होगा और इधर से ये हाइड्रोजन या फिर किसी और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। क्लास ऑफ कंपाउंड अल्कीन, और इसमें आपके पास एग्जांपल आ जाती है इथीन की CH2 डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन, ब्यूटीन वगैरह, और भी बहुत सी एग्जांपल्स होती हैं। थर्ड फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आ जाता है ट्रिपल बॉन्ड, और इसमें जो फार्मूला है आपके पास वो आ जाता है जी कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड, और इधर से एक एक सिंगल बॉन्ड के साथ किसी और जो है एलिमेंट के साथ ये बॉन्ड बनाएंगे दोनों कार्बन। और क्लास ऑफ कंपाउंड है अल्काइंस, और इसमें आपके पास एग्जाम्पल आ जाएगी इथाइन की या स्टेलिन की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ फंक्शनल ग्रुप है हेलो ग्रुप, जिसमें आपके पास फर्दर फ्लोरो क्लोरो ब्रोमोआइडो ग्रुप्स आ जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला X है, इसको हम इस तरह से X शो कर सकते हैं, या FClBr, आई मीन फ्लोरो क्लोरो ब्रोमोआइडो वगैरह कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। क्लास ऑफ कंपाउंड अल्काइल हैलाइड्स हैं, एग्जाम्पल आपके पास मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल आयोडाइड वगैरह हैं, या कोई और भी हो सकती है। आप अपनी मर्ज़ी से भी एग्जांपल यहाँ पे राइट कर सकते हैं अपने नोट्स में। फिफ्थ फंक्शनल ग्रुप का नेम है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं OH होता है।
ठीक है। और इसमें क्लास ऑफ कंपाउंड जो है इनको अल्कोहल्स और अल्कानोल्स कहते हैं, ठीक है, अल्कोहल्स और अल्कानोल्स कहते हैं। और इसमें आपके पास एग्जांपल मिथाइल अल्कोहल CH3OH और इथाइल अल्कोहल C2H5OH वगैरह आ जाती हैं। सिक्स्थ फंक्शनल ग्रुप का नेम है अमाइनो ग्रुप, और जो अमाइनो ग्रुप है इसका फार्मूला है NH2। और इसमें आपके पास जो है वो क्लास ऑफ कंपाउंड्स को अमाइंस कहते हैं। और इसमें एग्जांपल आपके पास आ जाएगी C2H5NH2 और सॉरी NH2 होगा यहाँ पे। और क्लास ऑफ कंपाउंड अमीन्स हैं, और CH3 मिथाइल अमीन भी हो सकता है, इथाइल अमीन भी हो सकता है। एग्जांपल आप कोई भी कोट कर सकते हैं यहाँ पे। फंक्शनल ग्रुप नेक्स्ट सेवन्थ है इमीनो ग्रुप, इमाइनो ग्रुप। और इमाइनो ग्रुप में जो इनका फार्मूला होता है ना, वो ये होता है कि कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में डबल बॉन्ड होता है। अब नाइट्रोजन एटम टोटल 3 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे एक और बॉन्ड इसका हाइड्रोजन के साथ होगा। कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 इस तरह से हम शो कर देंगे, तो ये फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला बन जाएगा। 2 बॉन्ड्स इधर से हम सिंगल सिंगल शो कर देंगे। इमाइनो ग्रुप जो है इनके जो क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं इनको इमाइंस कहते हैं। और इसमें आपके पास एग्जांपल आ जाती है CH2 डबल बॉन्ड NH, ठीक है। मीन के ये जो मैंने सिंगल बॉन्ड शो किए थे ना यहाँ पे, इन्हीं के साथ मैंने एक एक हाइड्रोजन अटैच करके H2 ऐड किया, और आपके पास जो है वो एग्जांपल बन गई। उसके बाद 8th फंक्शनल ग्रुप है ईथर ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप का जो फार्मूला है ईथर का, वो 2 कार्बन के दरमियान में ऑक्सीजन एटम होता है COC ये। और फिर इन कार्बन्स की वैलेंसी आप सेटिस्फाइड कर देंगे बाकी किसी और एटम के साथ, तो इस तरह से ये फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला बन जाता है। इसको हम ईथर लिंकेज कहते हैं। और इसकी जो क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं उनको भी ईथर्स कहते हैं। और एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आप इन्हीं 3 पोजीशंस पे हाइड्रोजन ऐड कर दें, इधर भी हाइड्रोजन ऐड कर दें, तो आपके पास एग्जांपल आ जाएगी डाईमिथाइल ईथर की, यानी कि ये भी मिथाइल ग्रुप बन जाएगा, ये भी मिथाइल ग्रुप बन जाएगा, और ये ईथर लिंकेज, तो डाईमिथाइल ईथर जो है वो इसकी एग्जांपल आ जाएगी CH3OCH3। या फिर आप कोई अपनी मर्जी की एग्जांपल भी कोट कर सकते हैं, ये जो कार्बन की 3 वैलेंसीज हैं यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स ऐड करके। उसके बाद 9th फंक्शनल ग्रुप नेम है जी फॉर्माइल ग्रुप, और इसका फार्मूला फॉर्माइल ग्रुप का आपके पास आ जाता है C डबल बॉन्ड OH। ये है फॉर्माइल ग्रुप का फार्मूला। और इसमें जो क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं उनको हम एल्डिहाइड्स और एल्कानल्स कहते हैं। अल्कोहल्स को अल्कानोल कहते हैं, एल्डिहाइड्स को एल्कानल्स कहते हैं। एग्जाम्पल आप देखें तो कार्बन जो जिसके साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच है, उससे पहले आप मिथाइल ग्रुप लगा दें तो CH3C डबल बॉन्ड OH, ये आपके पास चीज़ की एग्जाम्पल आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है 10th, वो है कार्बोनाइल ग्रुप। और कार्बोनाइल ग्रुप का फार्मूला थोड़ा सा चेंज होता है फॉर्माइल ग्रुप से, कि जो कार्बन है उसके दोनों तरफ R ग्रुप लगा होता है, और वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ अटैच होता है। क्लास ऑफ कंपाउंड्स कीटोन्स और अल्कानोन भी कहते हैं इनको। और दोनों R की जगह पे आप CH3 ऐड करें तो आपके पास एग्जाम्पल बन जाएगी CH3C डबल बॉन्ड OCH3। उसके बाद जी नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आ जाता है कार्बोक्साइल ग्रुप। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है इसमें कंपाउंड्स जो हैं उनको कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कानोइक एसिड्स कहते हैं। और जो फार्मूला है वो आपके पास आ जाता है GC डबल बॉन्ड OOH। और इसमें आप कार्बन से पहले मिथाइल ग्रुप ऐड कर दें तो CH3C डबल बॉन्ड OOH इसकी एग्जाम्पल बन जाएगी। उसके बाद 12th फंक्शनल ग्रुप एसिड हैलाइड है। यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई, एसिड हैलाइड। और एसिड हैलाइड जो है इसका जो फार्मूला है वो आपके पास होता है C डबल बॉन्ड OX। और इसमें आप जो क्लास ऑफ कंपाउंड है उनको एसिड हैलाइड ही कहते हैं। O की जगह पे यहाँ पे भी I ऐड कर लें, यहाँ पे भी I ऐड कर लें। एग्जाम्पल देखें तो CH3C डबल बॉन्ड OX जो है वो इसकी एग्जाम्पल, X की जगह पे आप क्लोरीन ऐड कर लें या ब्रोमीन कुछ भी ऐड कर लें, एसिड हैलाइड है ये। नेक्स्ट आपके पास जी 13 फंक्शनल ग्रुप है जो कि है एसिड अमाइड। एसिड अमाइड जो है ना, इसमें X की जगह पे आप NH2 ऐड कर दें प्रीवियस वाले में, तो ये आपके पास होगा जी C डबल बॉन्ड ONH2 एसिड अमाइड है ये। और इसकी क्लास जो है उसको भी एसिड अमाइड ही कहते हैं। और इसमें एग्जांपल आप CH3 ऐड कर दें स्टार्टिंग में CH3C डबल बॉन्ड ONH2, तो ये आपके पास एग्जांपल हो जाएगी एसिड अमाइड की। उसके बाद एस्टर ग्रुप है 14th नंबर पे एस्टर ग्रुप है। एस्टर ग्रुप जो है इसका जो फार्मूला होता है वो होता है RC डबल बॉन्ड OR,
ठीक है। ये इसका फार्मूला है, जहाँ जहाँ आर है वहाँ पे आप CH3 ऐड कर दें। एस्टर, इनके कंपाउंड्स को एस्टर्स कहते हैं, और इसमें आप CH3 C डबल बॉन्ड O देन O एंड CH3, ये आपके पास एग्जांपल आ जाएगी। नेक्स्ट जी, मार्केप्टो है फंक्शनल ग्रुप। मार्केप्टो फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला होता है SH, और इसमें जो कंपाउंड्स हैं उनको थायो अल्कोहल्स या थायोल्स कहते हैं। कंपाउंड्स को थायो अल्कोहल्स और थायोल्स कहते हैं। और इसमें एग्जांपल देखें तो आपके पास आ जाएगा जी CH3 CH2SH, ठीक है, ये एग्जांपल हो गई। नेक्स्ट 16th फंक्शनल ग्रुप है सायानो ग्रुप। सायानो ग्रुप जो है इसका फार्मूला होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसमें जो क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं इनको अल्काइल सायानाइड या अल्काइल नाइट्राइल्स कहते हैं। और इसमें एग्जांपल आपके पास आ जाएगी CH3 C ट्रिपल बॉन्ड एंड मिथाइल साइनाइड। लास्ट फंक्शनल ग्रुप है 17th नाइट्रो ग्रुप, और नाइट्रो ग्रुप का फार्मूला होता है N डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, और इसको हम नाइट्रो ग्रुप कहते हैं। और इनके कंपाउंड्स को नाइट्रो कंपाउंड्स कहते हैं। और इसमें आपके पास एग्जांपल है C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन, ये एग्जांपल आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट जी टॉपिक हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, द प्रोसेस इन विच atomic orbitals of different energy and different shapes are mixed together to form new set of equivalent orbitals of same energy and same shape is called hybridization। हाइब्रिडाइजेशन का एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अटोमिक ऑर्बिटल्स जिनकी डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट शेप्स होती हैं, वो ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स अप होते हैं, और जितने ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं उतने ही न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं। जो न्यू ऑर्बिटल्स होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, उनकी एनर्जी और शेप सेम होती है, उनको हम हाइब्रिडाइज्ड या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। टाइप्स देखें तो काफ़ी सारी टाइप्स हैं हाइब्रिडाइजेशन की। सबसे पहले SP हाइब्रिडाइजेशन है। SP हाइब्रिडाइजेशन को हम लीनियर हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। इस हाइब्रिडाइजेशन के नेम से पता चल रहा है कि SP, इसमें एक S और एक P ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं और 2 न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनको हम SP ऑर्बिटल्स कहते हैं, और दोनों न्यू ऑर्बिटल्स जो हैं वो इस तरह की शेप में होंगे, ठीक है, ये इस तरह से ये 2 न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। ये भी SP ऑर्बिटल, ये भी SP ऑर्बिटल। अब ये जो 2 SP ऑर्बिटल्स बने हैं इनमें 50% S करैक्टर होगा और 50% P करैक्टर होगा, क्योंकि एक S और एक P ऑर्बिटल आपस में मिले थे, ठीक है। और ये हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है अल्काइंस में, और इनमें जो है ना अल्काइंस के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड होते हैं। मीन SP हाइब्रिडाइजेशन में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे मैंने हाइब्रिडाइजेशन की डिटेल्स ऐड नहीं की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं MCQs के लिहाज से, आप ये तैयार कर लें, और अगर डिटेल आपने देखनी है तो फिर आप बुक से कंप्लीट डिटेल पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें एग्जांपल इथाइन की आ जाएगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है इसको ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। इसमें एक S और 2 P ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, मीन के टोटल 3 मिक्स हो रहे हैं, 3 न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे, और इनमें 33.3% S करैक्टर होता है और 66.6% P करैक्टर होता है। अल्कीन्स जो है इनमें यह हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड पाया जाता है 2 कार्बन के दरमियान, या कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, या जो भी कंपाउंड्स हैं, तो जो भी हमारे पास एटम्स हैं उनके दरमियान। SP हाइब्रिडाइजेशन में, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है 2 जो है वो ऑर्बिटल्स के दरमियान, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के दरमियान। और एग्जांपल हमारे पास इथीन और फॉर्मल्डिहाइड की एग्जांपल आ जाती है जो कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन को टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। इनमें 25% S करैक्टर होता है और 75% P करैक्टर होता है। अल्केन्स में ये हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है। एग्जांपल मीथेन, इथेन, क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो इज़ फॉर्म्ड बाय हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बाय एक्सियल ओवरलैपिंग, और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की एक्सियल या फिर हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है, और ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड जो होता है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की लेटरल या साइड टू साइड ओवरलैपिंग से बनता है, और ये एक वीकर बॉन्ड होता है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन की बात करें, मीन के जब कार्बन जो है ना वो कार्बन के अंदर, कार्बन जो एलिमेंट है इसमें जब हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है, अच्छा पहले जो है ना अगर हम कार्बन की ग्राउंड स्टेट देखें तो इसका 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर 2s में इसके जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 2p जो है 2px 2py और 2pz
तो इसके अंदर भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो टोटल जो है ना कार्बन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये 2p वाले जो इसके ऑर्बिटल हैं, 2px 2py 2pz, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर से अगर आप लोग देखें ना तो इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि ये जो ग्राउंड स्टेट है इसमें अगर कार्बन एटम बॉन्ड बनाएगा तो 2 बॉन्ड बनाएगा। मीन के कोई भी एलिमेंट कितने बॉन्ड्स बना सकता है, जितने उसके पास अनपेयर्ड या सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस सेल के अंदर, तो 2 बॉन्ड्स बना सकता है। जबकि कार्बन एक्चुअली कितने बॉन्ड बनाता है, आप लोग अच्छे से वाकिफ़ हैं कि कार्बन एटम जो है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है, 4 वैलेंसीज होती हैं कार्बन की। तो 4 बॉन्ड्स जो कार्बन बनाता है वो कैसे बनाता है, पहले होती है एक्साइटेशन, यहाँ से 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है, 2p में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और 2p में जब शिफ्ट हो जाता है तो टोटल अब कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। फिर प्रोसेस होता है हाइब्रिडाइजेशन का, ये s और p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं 4। मीन के मैं यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रही हूँ। चारों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो इक्विवेलेंट एनर्जी, इक्विवेलेंट शेप के होते हैं और उनमें बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है। और फिर इस तरह से जो है कार्बन की जो चारों वैलेंसीज होती हैं वो अलाइक होती हैं और कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बनाते हैं। इन केस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ गया है, इसको एनर्जी की ज़रूरत होगी लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाने के लिए, तो उस एनर्जी को हम एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन कहाँ से हासिल कर रहा है, ये क्यों जंप करते हैं, इसे कहाँ से एनर्जी मिलती है। तो ये चीज़ जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कि बिफोर एक्साइटेशन कार्बन कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स विच रिलीज एनर्जी लेस देन एनर्जी रिलीज आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड्स। कार्बन 4 बॉन्ड, अच्छा एक और बात समझ लें कि जब भी बॉन्ड बनने का जो प्रोसेस है ना उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। मीन के जब बॉन्ड बनेंगे तो वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होगी, और जो एक्साइटेशन का प्रोसेस है उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसमें एनर्जी यूज़ होगी, ठीक है। तो जब एक्साइटेशन से पहले कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो वहाँ पे कम एनर्जी रिलीज़ होगी 2 बॉन्ड के बनने के अमल में। लेकिन एक्साइटेशन के प्रोसेस के बाद अगर बॉन्ड बन रहे हैं, एक्साइटेशन के बाद हाइब्रिडाइजेशन एंड देन बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, तो 4 बॉन्ड बनने में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। तो 4 बॉन्ड बनने से जितनी एनर्जी रिलीज़ होती है वही एनर्जी एक्साइटेशन में यूज़ हो जाती है, क्योंकि एक्साइटेशन और बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो साइमल्टेनियस प्रोसेसेस हैं। मीन के हम इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि पहले एक्साइटेशन हुई फिर बॉन्ड फॉर्मेशन हुई। मीन के एट अ टाइम होते हैं, बिल्कुल फ़ौरन होते हैं। तो इस वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वही एक्साइटेशन में यहाँ पे यूज़ हो जाती है। After excitation and hybridization, carbon can form 4 bond and therefore a lot of energy is released during bond formation. Hence, the energy required for excitation is compensated during hybridization and bond formation. तो I hope आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर हम इसको वैल्यूज़ से अंडरस्टैंड करें ना तो इलेक्ट्रॉन को 2s ऑर्बिटल से 2p ऑर्बिटल में प्रमोट होने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना उसकी वैल्यू होती है 406 किलो जाउल, ठीक है। 406 किलो जाउल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को 2s से 2p ऑर्बिटल में प्रमोट होने के लिए। अब ऐसा जब हो जाता है, मीन के इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाता है 2s से 2p में, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और इसके नतीजे में 4 बॉन्ड बना सकते हैं कार्बन इंस्टेड ऑफ 2 बॉन्ड्स। तो 4 बॉन्ड्स बनने के अमल में जो एनर्जी रिलीज़ होती है ना वो होती है जी 887 किलो जाउल पर मोल, ठीक है। तो अब आप ख़ुद सोचें कि इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है और रिक्वायर्ड कितनी है, तकरीबन उसके हाफ से भी कम एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने के लिए। तो एनर्जी जो है वो 4 बॉन्ड्स बनने के अमल में बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है, वो एनर्जी यूज़ हो जाती है यहाँ पे एक्साइटेशन के प्रोसेस में, मीन कंपनसेट हो जाती है यहाँ पे एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास आइसोमरिज्म का टॉपिक है। 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज़ कॉल्ड आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म के फिनोमेना से भी आप लोग वाकिफ़ हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हों उनको हम आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमेना को आइसोमरिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल ब्यूटेन जो है इसके 2 आइसोमर्स हैं, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। एन जो है ना नॉर्मल, मीन के चारों कार्बन जो है वो सीधे लाइन में लगे हुए होंगे, तो ये एन ब्यूटेन है। और आइसोब्यूटेन मीन के एक ब्रांच होगी, यहाँ पे हम लोग अगर एक कार्बन को कट कर दें और यहाँ पे अटैच कर दें तो ये आपके पास आइसोब्यूटेन बन जाएगा। उसके बाद
स्मॉल हाइड्रोकार्बन जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन वगैरह हैं, ये आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो नहीं करते। मीन के 3 कार्बन एटम्स तक जो कंपाउंड्स हैं वो आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो नहीं करते, बिकॉज दे हैव वन स्ट्रक्चरल फार्मूला, क्योंकि इनका एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है। आइसोमेरिज्म इज़ कॉमन इन कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन 3 कार्बन एटम्स। आइसोमेरिज्म का फिनोमेना उन कंपाउंड्स में होता है जिनमें 3 से ज़्यादा कार्बन एटम्स प्रेजेंट हों। नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ अ कंपाउंड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कार्बन एटम्स। जैसे जैसे कार्बन्स की तादाद बढ़ती जाती है, नंबर ऑफ आइसोमर्स भी बढ़ते जाते हैं। पेंटेन के 5 कार्बन्स होते हैं, ठीक है, और इसके 3 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। हाइड्रोकार्बन हैविंग 30 कार्बन एटम्स हैव ओवर 4 बिलियन आइसोमर्स। अब आप खुद सोचें कि 5 कार्बन वाले कंपाउंड के 3 आइसोमर्स पॉसिबल हैं, और एक ऐसा कंपाउंड जिसके 30 कार्बन एटम्स हैं उसके 4 बिलियन से भी ज़्यादा आइसोमर्स पॉसिबल हैं। कुछ और भी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि कितने कार्बन वाले कंपाउंड के कितने आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स पॉसिबल हैं जो मैंने आपको बताया, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। इसी तरह पेंटेन के 3 और मीन 5 कार्बन वाले के 3 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। और उसके बाद हेक्सेन 6 कार्बन वाले कंपाउंड के 5 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। 7 कार्बन वाले कंपाउंड के 9 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। और उसके बाद 8 कार्बन वाले के 18 और 9 कार्बन वाले के 35। इसके बाद जी 10 कार्बन वाले के 75 और 20 कार्बन वाले के 36,719। ये नोट कर लें, 20 कार्बन वाले कंपाउंड के 36,719 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। 15 कार्बन वाले कंपाउंड के 347 आइसोमर्स पॉसिबल हैं, और 30 कार्बन वाले के ओवर 4 बिलियंस आइसोमर्स आर पॉसिबल। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म है। मेन 2 टाइप्स होती हैं जो कि हमारी बुक के अकॉर्डिंग हैं, बाकी और भी टाइप्स होती हैं लेकिन हम एफएससी लेवल से देख रहे हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, एंड सेकंड वन इज़ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। Structural isomerism, the isomerism which arises due to different arrangement of atoms in a molecule is called structural isomerism. Isomers differ from each other in connectivity of atoms. इसमें जो है ना वो एटम्स की कनेक्टिविटी जो होती है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट वे में कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है उसकी फर्दर 5 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 इज़ चेन आइसोमेरिज्म। The compound having same molecular formula but different nature of carbon chain are called chain isomers and the phenomena is called chain isomerism. जैसे पेंटेन की बात करें, ब्यूटेन की आपको ऊपर एग्जांपल दिए, सेम वही आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। पेंटेन में एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। एन पेंटेन में 5 कार्बन एटम स्ट्रेट लाइन में होंगे। आइसोपेंटेन में 4 कार्बन एटम जो हैं वो लाइन में होंगे और 5वां जो है वो ऊपर अटैच होगा। नियोपेंटेन में 3 कार्बन एटम लाइन में और चौथा और 5वां जो है वो ऊपर और नीचे कनेक्ट होगा। तो ये नियोपेंटेन की एग्जांपल होगी। उसके बाद जी नेक्स्ट पोजीशन आइसोमेरिज्म, सेकंड टाइप है हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की फर्दर टाइप्स में से ये सेकंड टाइप है। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन कार्बन चेन आर कॉल्ड पोजीशनल आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। जैसे क्लोरोप्रोपेन में बात करें ना, प्रोपेन 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। तो 1 क्लोरोप्रोपेन अगर क्लोरीन फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच है और अगर क्लोरीन जो है वो सेकंड कार्बन के साथ अटैच है तो फिर आपके पास 2 क्लोरोप्रोपेन होगा। ब्यूटीन में देखें तो 1 ब्यूटीन 1 2 3 एंड 4 डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड कार्बन के दरमियान है तो 1 ब्यूटीन 1 2 3 4 डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड के दरमियान में है तो 2 ब्यूटीन। ये दोनों जो है वो फंक्शनल ग्रुप पोजिशनल आइसोमर्स हैं और फिनोमेना जो है वो पोजिशन आइसोमरिज्म है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में थर्ड टाइप है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फॉर एग्जांपल C2H6O, इसके जो है ना वो पॉसिबल जो आइसोमर्स हैं वो मैं यहाँ पे ड्रा कर देती हूँ। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स जो पॉसिबल हैं वो हैं जी CH3 OCH3
जिसको हम कहेंगे डाईमिथाइल ईथर, और CH3CH2OH। अब देखें तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चरल फार्मूला जो हैं वो डिफरेंट हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला में आप देखें 2 कार्बन हैं, 6 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन है, तो दोनों स्ट्रक्चर्स में भी सेम इतनी ही स्ट्रेंथ है एटम्स की। अब देखें फंक्शनल ग्रुप देखें तो जो फर्स्ट वन है उसमें आपके पास ईथर फंक्शनल ग्रुप है और सेकंड वन में अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। तो ये हैं जिस फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। नेक्स्ट हमारे पास है मेटामरिज्म। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड मेटामर्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड मेटामरिज्म। इसमें फंक्शनल ग्रुप तो सेम होगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन एटम की तादाद डिफरेंट होगी। 1 2 ऑक्सीजन 1 2। अब ये आपके पास एक ईथर है जिसे हम डाईथाइल ईथर कहेंगे। अगर कार्बन इधर हो और देन ऑक्सीजन और 3 कार्बन जो है वो दूसरी साइड पे हों तो ये होगा जी मिथाइल प्रोपाइल ईथर। फर्स्ट वन जो था ना वो आपके पास था डाईथाइल ईथर, इसमें 2 कार्बन 2 कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ 2 2 कार्बन थे। सेकंड जो इसका आइसोमर है उसमें 1 कार्बन फंक्शनल ग्रुप के एक साइड पे है, 3 कार्बन दूसरी साइड पे हैं। तो ईथर फंक्शनल ग्रुप था, दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, बस फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन एटम की तादाद डिफरेंट है, तो इनको हम मेटामर्स कहते हैं। उस फिनोमेना को मेटामरिज्म कहते हैं। C5H10O में भी आप इसी तरह बना सकते हैं खुद से। इसमें जो है ना आपने कीटोन फंक्शनल ग्रुप ले लेना है, C डबल बॉन्ड O, और टोटल कार्बन है 5 हैं, तो 1 कार्बन तो ये आ गया। अब इसके एक साइड पे 3 कार्बन कर दें और एक साइड पे 1 कार्बन कर दें, तो ये टोटल 5 कार्बन इस तरह रेंज होंगे। या फिर आप ऐसा करें कि फंक्शनल ग्रुप के एक तरफ भी 2 कार्बन कर दें और दूसरी तरफ भी 2 कार्बन कर दें, तो ये दूसरा इसका आइसोमर आ जाएगा। एक जो है ना वो आपके पास 2 पेंटानोन होगा फर्स्ट वन, और सेकंड वन होगा 3 पेंटानोन। तो ये कीटोन की एग्जांपल है जिसमें हमने मेटामर्स की एग्जांपल देखी। इस फिनोमेना को हम मेटामरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आइसोमरिज्म में टाइप है टाटोमरिज्म। आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम आर कॉल्ड टाटोमर्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड टाटोमरिज्म। इसमें जस्ट हाइड्रोजन एटम की पोजीशन डिफरेंट होती है दोनों आइसोमर्स में, ठीक है। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और अमाइनो एसिड्स वगैरह जो है ना एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अमाइनो एसिड्स, ये टाटोमरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। अब इसमें मैं आप लोगों को एग्जांपल बता देती हूँ। पहले कीटोन की एग्जांपल अगर हम लेना, जैसे एसीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब इसमें ना हमने डबल एरो शो करना होता है इक्विलिब्रियम वाला, CH3 C एंड देन इधर। अब इसमें होगा क्या आपको मैं अब बता दूं कि ऐसा होगा कि हम यहाँ पे जो है ना एक हाइड्रोजन को ओपन करके लिख दें। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है ना, तो 2 हाइड्रोजन हम इधर लिखें और जो इसका थर्ड हाइड्रोजन है ना इसको मैं ऊपर बॉन्ड के साथ शो कर रही हूँ, थर्ड हाइड्रोजन को, ठीक है। अब होगा क्या कि ये वाला जो बॉन्ड है ऑक्सीजन वाला वो इधर शिफ्ट होगा, तो ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कार्बन कार्बन के दरमियान एक बॉन्ड इजाफी आ रहा है, तो इस कार्बन का एक बॉन्ड ज़्यादा हो रहा है ना, तो इसको एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ऊपर से हाइड्रोजन वाला, तब इसके टोटल 4 बॉन्ड्स सारी वैलेंसीज जो हैं वो फिल होंगी। तो इस वजह से जो है ना हाइड्रोजन वाला बॉन्ड इधर से टूट के ऑक्सीजन के साथ बन जाएगा, और ऑक्सीजन का अपना एक बॉन्ड टूट रहा था उधर से, तो इधर से हाइड्रोजन के साथ बन के इसका भी कंपनसेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, और इधर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एज सच रहेंगे। तो ये आपके पास जो है ना एग्जांपल आ जाएगी टाटोमर्स की। ये कीटोन्स के अंदर टाटोमरिज्म का फिनोमेना हमने देखा है, जिसमें हमारे पास ये एसीटोन था और एसीटोन जो है वो कन्वर्ट हुआ इनोल के अंदर, ठीक है। इसमें इन ग्रुप भी है, मीन अल्कीन ग्रुप भी है और अल्कोहल ग्रुप भी है, तो प्रोप 1 इन 2 ओल इसको कहेंगे, प्रोप 1 इन 2 ओल। इसमें मैं अगर नंबरिंग करूँ ना तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, तो टोटल 3 कार्बन है, तो हम इसको प्रोप कहेंगे। थर्ड कार्बन 3 कार्बन वाला कंपाउंड फर्स्ट पोजीशन पे जो है वो डबल बॉन्ड है, तो 1 इन कहेंगे, और सेकंड पोजीशन पे जो है वो अल्कोहल ग्रुप है, तो 2 ओल कहेंगे, ठीक है। तो ये इसका नेम है प्रोप 1 इन 2 ओल। ये टाटोमरिज्म की कीटोन्स की एग्जांपल थी। देन टाटोमरिज्म में अमाइनो एसिड की एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि अमाइनो एसिड आप जानते हैं कि R कार्बन के साथ एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ NH2 ग्रुप होता है,
और एक तरफ जो है वो COOH ग्रुप होता है। वाटर में जब इसे डिज़ोल्व करेंगे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर तो ये एग्जिस्ट करेगा ज़्विटराइन में। ज़्विटराइन का फार्मूला होता है RCH और इधर से इसके साथ NH3 होता है। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसके 4 बॉन्ड बने हैं और COO नेगेटिव। अब आप देखें ना चेंजेस कहाँ पे आई हैं। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन था ना, जस्ट अ मिनट, ये वाला हाइड्रोजन, यहाँ से ये वाला जो हाइड्रोजन है ये निकल के इधर नाइट्रोजन के साथ अटैच हो गया। नाइट्रोजन का जो लोन पेयर था उसने इस हाइड्रोजन को ले लिया। यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज क्योंकि ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड वाले दोनों इलेक्ट्रॉन वहीं पे छोड़ के आया, तो COO नेगेटिव बना। और इसके लोन पेयर के साथ ये हाइड्रोजन अटैच हो गया तो यहाँ पे NH3 बना और नाइट्रोजन ने टोटल 4 बॉन्ड बनाया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये जो स्पीशी बनी है RCH COO नेगेटिव NH3 पॉजिटिव, इसको हम कहते हैं ज़्विटराइन। तो ये एग्जांपल थी टाटोमरिज्म्स की। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। द आइसोमर्स हैविंग सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स इन स्पेस ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आर कॉल्ड restricted rotation around the double bond are called cis trans isomers and the phenomena is called cis trans isomerism। अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि स्ट्रक्चर तकरीबन सेम होता है, जस्ट होता ही है कि डबल बॉन्ड जो है ना उसकी वजह से रोटेशन पॉसिबल नहीं होती, फ्री रोटेशन कार्बन एटम्स की। तो इस वजह से जो ग्रुप जहाँ पे प्रेजेंट होता है वो वहीं पे जो है ना वो स्टक हो जाता है, वहाँ से मूव नहीं कर सकता। तो इस वजह से जो है ना वो थोड़ा सा स्पेस के अंदर ग्रुप्स की पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, तो इसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहते हैं। कार्बन एटम्स बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड इन एल्फेटिक कंपाउंड्स कैन रोटेट फ्रीली। अगर दो कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, मीन हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है, तो ये दोनों कार्बन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर फ्रीली घूम सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। हाउएवर कार्बन एटम्स ज्वाइंड बाय डबल बॉन्ड कैन नॉट रोटेट फ्रीली, क्योंकि डबल बॉन्ड कैसे बनता है, साइड टू साइड ओवरलैपिंग से बनता है ना, इधर से और इधर से। तो एक कार्बन दूसरे के रिस्पेक्ट से जब रोटेट करेगा एक कार्बन, तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड। ठीक है। गेट फिक्स्ड इन स्पेस एंड गिव राइज टू सिस ट्रांस आइसोमर्स। फ्री रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड इज पॉसिबल ओनली इफ पाई बॉन्ड ब्रेक। फ्री रोटेशन तब पॉसिबल है जब पाई बॉन्ड टूट जाए, बट इट रिक्वायर्स मच एनर्जी, हैंस दिस आइसोमरिज्म इज पॉसिबल। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए। पाई बॉन्ड टूट गया तो फिर कहाँ के आइसोमर, फिर तो स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना, तो इसलिए ये आइसोमरिज्म पॉसिबल है। कंडीशंस देखें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए, तो डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी है, दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए सेम कार्बन के साथ जो कि डबल बॉन्ड से अटैच है। टू ब्यूटीन की एग्जांपल अगर हम देखें ना, तो आपके पास 2 ब्यूटीन जो है ना वो कुछ इस तरह से होगा, CH3 एंड CH3 यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये इसका ट्रांस आइसोमर होगा क्योंकि सेम ग्रुप डिफरेंट पोजीशंस पे हैं, मीन के दोनों CH3 ग्रुप अपोजिट साइड पे हैं और दोनों हाइड्रोजन ग्रुप्स अपोजिट साइड पे हैं। अगर आप ऐसा करें कि इस CH3 को यहाँ ले आएँ और नीचे जो है वो आप हाइड्रोजन लगा दें जस्ट, तो ये आपके पास जो है ना ये सिस आइसोमर बन जाएगा 2 ब्यूटीन का। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन। तो इसमें आप देखें प्रोपीन से आपको समझ आ रही है कि टोटल जो है ना प्रोपीन की वजह से 3 कार्बन एटम्स होंगे और डबल बॉन्ड भी होगा। ठीक है। और 1 पोजीशन पे जो है वो ब्रोमो है, तो यहाँ पे आप ब्रोमीन लगा दें, और 2 पोजीशन पे क्लोरीन है तो यहाँ पे आप क्लोरीन लगा दें, और प्रोपीन है तो डबल बॉन्ड भी होगा यहाँ पे। तो स्ट्रेट चेन में तो हम कुछ इस तरह से इसे शो करेंगे, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, 2 3 और 1 4, इधर हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये इधर अगर आप हाइड्रोजन ना भी लिखें ना, तो इस हाइड्रोजन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब आप देखें कंडीशंस पूरी हो रही हैं, दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स जो हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ भी अटैच हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो कर सकते हैं। इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब इसके 2 पॉसिबल आइसोमर्स बनाएंगे। ये जो पार्ट है ये वाला, इसको आप एज सच रखें, बाकी को मैं रिमूव कर रही हूँ यहाँ से। CH3 Cl है तो मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ, पहले CH3 और Cl था। ठीक है। अब इनको मैं कुछ इस तरह से अरेंज करूँगी, ऊपर मैंने CH3 लगा दिया और नीचे Cl लगा दिया। दूसरी तरफ हाइड्रोजन और ब्रोमीन है, तो क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ब्रोमीन को मैंने ऊपर लगा दिया और हाइड्रोजन को नीचे लगा दिया।
तो अब ये आइडेंटिकल ग्रुप्स या एक जैसे ग्रुप्स जो हैं वो अपोजिट साइज़ पे आ गए हैं, तो ये ट्रांस आइसोमर होगा। ठीक है, अब अगर मैं इनकी पोजीशन चेंज कर देती हूँ, ब्रोमीन को नीचे ले आती हूँ, हाइड्रोजन को ऊपर ले जाती हूँ, तो फिर आपके पास जो है वो सिस आइसोमर बन जाएगा। ब्रोमीन को मैं नीचे ला रही हूँ, यहाँ पे आप देखें ब्रोमीन को मैंने इधर लगा दिया, हाइड्रोजन को ऊपर, तो ये बन जाएगा सिस आइसोमर। तो इस तरह से सिस ट्रांस आइसोमरिज्म का फिनोमेना हम डिफरेंट एग्जांपल से शो कर सकते हैं। जैसे हम 2 पेंटीन की बात करें, पेंटीन मीन स्ट्रेट चेन में पहले बना के देखें 1 2 3 4 एंड 5, 2 पेंटीन है, 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, अब आप सारी कार्बन की वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करें, CH3 एंड CH3 2 पेंटीन, H2 आ जाएगा यहाँ पे 2 3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा इस कार्बन के साथ, और 1 2 3 और इसके साथ भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा। अब आप देखें कि ये जो हमारे पास 2 पेंटीन है, इसमें मिथाइल और इथाइल ग्रुप्स हैं। एक कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप है, दूसरे कार्बन के साथ इथाइल ग्रुप है। ठीक है, मिथाइल और इथाइल जो दोनों ग्रुप्स हैं, इनकी आप पोजीशन एक दूसरे के लिहाज से अगर सेम साइड पे करें डबल बॉन्ड के तो सिस आइसोमर बनेगा, अपोजिट साइड पे करें तो ट्रांस आइसोमर बनेगा। तो इसके स्ट्रक्चर आपने खुद लिख के बना लेने हैं। ये पोर्शन इसको एज सच रखें, इनको ऊपर नीचे करेंगे ना तो इधर मिथाइल लगाएं, इधर हाइड्रोजन लगाएं, इसको ऊपर नीचे करें तो इधर इथाइल लगाएं, इधर हाइड्रोजन लगाएं, तो ये आपका सिस बनेगा। पोजीशन आप चेंज कर दें इन ग्रुप्स की, डबल बॉन्ड की सेम साइड पे मिथाइल इथाइल को ले आएँ तो वो सिस होगा, डबल बॉन्ड की अपोजिट साइड पे ले आएँ तो वो ट्रांस होगा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ पे मेंशन हैं, 2 ब्यूटीन इज़ पोजिशनल आइसोमर ऑफ 1 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन जो है वो 1 ब्यूटीन का पोजिशनल आइसोमर है। ठीक है, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है। अल्काइंस डू नॉट शो फिनोमेना ऑफ सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, अल्काइंस में सिस ट्रांस आइसोमरिज्म का फिनोमेना नहीं होता। इथर्स शो द फिनोमेना ऑफ मेटामरिज्म, इथर्स में मेटामरिज्म का फिनोमेना होता है बिकॉज इन मेटामर्स पोलीवैलेंट एटम इज़ अटैच्ड विद डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, क्योंकि पोलीवैलेंट एटम जैसे ऑक्सीजन था इथर्स के अंदर, वो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स के साथ अटैच होता है, क्योंकि उसमें कार्बन की चेन चेंज हो रही होती है ना फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ से। नेक्स्ट पॉइंट है, एट रूम टेम्परेचर अबाउट 80 किलो जूल थर्मल एनर्जी इज अवेलेबल विच इज सफिशिएंट टू ब्रिंग अबाउट फ्री रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड। रूम टेम्परेचर पे 80 किलो जूल एनर्जी अवेलेबल होती है, थर्मल एनर्जी, और वो फ्री रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड के लिए पॉसिबल होती है, इन मीन काफ़ी होती है। इन केस ऑफ डबल बॉन्ड, if one of the carbon atom of the double bond is rotated with respect to the other, the overlapping of the p orbital is removed and pi bond should break. However, for this purpose about 263 kilojoule energy is required. पाई बॉन्ड के क्रॉस रोटेशन के लिए और उसे तोड़ने के लिए 263 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर होती है, विच इज़ नॉट अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। इसी वजह से पाई बॉन्ड के अक्रॉस फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होती एट रूम टेम्परेचर। क्लासेस ऑफ कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन एटम्स होते हैं जिनके साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच होते हैं। सेकेंडरी कार्बन एटम जिनके साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच होते हैं। टर्शरी कार्बन एटम जिसके साथ 1 हाइड्रोजन एटम अटैच होता है। क्वाटरनरी कार्बन एटम होता है जिसके साथ एक भी हाइड्रोजन एटम अटैच ना हो, सारे के सारे कार्बन एटम्स अटैच हों। इफ़ कार्बन एटम इज़ अनसेचुरेटेड इट इज़ नॉट इंडिकेटेड एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। अगर कार्बन ने कहीं पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना लिया है ना, मीन कहीं पे उसमें अनसेचुरेशन आ गई है कंपाउंड के अंदर, तो फिर वहाँ पे हम कार्बन को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वाटरनरी नहीं कह सकते। हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स होते हैं अल्केन, अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करें तो अल्काइल रेडिकल बनता है। जैसे मीथेन है CH4, उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो CH3 उसका मिथाइल रेडिकल होगा। मिथाइल रेडिकल को हम इस तरह से शो करेंगे CH3। साइक्लो अल्केन, 1 हाइड्रोजन रिमूव करें तो साइक्लो अल्काइल रेडिकल होगा, यानी कि ये आपके पास जो है ना वो प्रोपेन है, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करें तो ये आपके पास होगा वो प्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल रेडिकल होगा। अल्कीन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करें तो अल्किनाइल रेडिकल होगा, इथिनाइल रेडिकल होगा। ठीक है, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करें तो फिनाइल रेडिकल होगा। ये बेंजीन है, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करें तो वो आपके पास जो है वो फिनाइल रेडिकल होगा। तो ये हमारा लेक्चर था आज का, जिसमें हमने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को FSC की बुक से और कुछ मैट्रिक के कॉन्सेप्ट्स थे, कुछ हाई लेवल के भी थे, उनको कवर किया।
कुछ और पॉइंट्स भी ऐड करना चाह रही हूँ, वो भी मैं ऐड कर देती हूँ और फिर हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। फिर इंशाल्लाह ताला बीएससी के लेक्चर के साथ आपके सामने हाज़िर होंगी। हाँ जी, कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोग नोट कर लें। पहला पॉइंट है चेन आइसोमरिज्म एंड पोजीशन आइसोमरिज्म कैन नेवर बी पॉसिबल टुगेदर। चेन आइसोमरिज्म और पोजीशन आइसोमरिज्म, ये दोनों जो है ना वो एक साथ पॉसिबल नहीं होते, ये नोट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पोजीशन आइसोमरिज्म नेवर बी ऑब्जर्व्ड इन प्रेजेंस ऑफ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स। जो पोजीशन आइसोमरिज्म का फिनोमेना है ना, वो हम कभी भी ऐसे कंपाउंड्स में ऑब्जर्व नहीं कर सकते जिनमें चेन के बिल्कुल एंड पे फंक्शनल ग्रुप आ रहे हों, जैसे फंक्शनल ग्रुप COOH है, CHO है और C ट्रिपल बॉन्ड N है, जो कि बिल्कुल एंड पे चेन के आ रहे होते हैं, तो उनमें हम पोजीशन आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो नहीं करते, ये मीन नहीं कर सकते। ये पॉइंट्स आपको इसलिए बता रही हूँ कि कहीं MCQs में आपको ये काम आ जाएंगे। यहाँ से मीन के आपका माइंड फ़ौरन क्लिक करेगा कि ये चीज़, अच्छा ये पॉइंट हमने याद किया था, तो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। MCQs जो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं ना, वहाँ पे कहीं पे आपको ये चीज़ काम आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद जी नेक्स्ट पॉइंट ये नोट कर लें कि जो चेन आइसोमरिज्म का फिनोमेना है और जो मेटामरिज्म का फिनोमेना है वो एक साथ पॉसिबल तो हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि प्रिंसिपल चेन जो हमारे पास है, मेन जो कंपाउंड्स की जो मेन चेन है, वो कहीं से डिसकंटिन्यू हो जाए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप या साइक्लिक रिंग, तो फिर चेन आइसोमरिज्म और मेटामरिज्म का फिनोमेना एक साथ जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं। तो एक ये पॉइंट नोट कर लें। और मेटामरिज्म का फिनोमेना, नेक्स्ट पॉइंट ये नोट कर लें कि जो मेटामरिज्म का फिनोमेना है ना, इट अकर्स अमंग द मेंबर्स ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज़। हमेशा सेम होमोलोगस सीरीज़ के दरमियान में मेटामरिज्म का फिनोमेना होता है। मीन हमने कहा था ना, फंक्शनल ग्रुप के आर पार जो है वो कार्बन की चेन की लेंथ जो है वो वेरी करती है, ठीक है। तो ये सेम फंक्शनल ग्रुप के आर पार जो है मेटामरिज्म का फिनोमेना जो है वो होता है। मीन फंक्शनल ग्रुप होमोलोगस सीरीज़ का सेम होना बेहद ज़रूरी है इसमें। जैसे आपको इथर्स की एग्जांपल दी थी और बाकी एग्जांपल्स आप नेट से भी देख सकते हैं। वैसे इथर की एग्जांपल मेटामरिज्म में बहुत ज़्यादा फेमस है। अभी तो हमने फिर बहुत कुछ करना है ना, अभी तो हमने आगे जाना है, MCQs की प्रैक्टिस करनी है, तो ये चीज़ें आपको आगे बहुत काम आने वाली हैं। इनको बहुत ध्यान से समझा करें, अपने नोट्स बनाया करें। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फंक्शनल एंड पोजिशनल आइसोमरिज्म कैन नेवर बी पॉसिबल टुगेदर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म और पोजिशनल आइसोमरिज्म जो हैं, ये दोनों फिनोमेना एक साथ कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकते। फंक्शनल आइसोमर्स बिलोंग टू डिफरेंट होमोलोगस सीरीज़ एंड डिफरेंट क्लासेस। अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म का फिनोमेना डिफरेंट होमोलोगस सीरीज़ के मेंबर्स के दरमियान और डिफरेंट क्लासेस के दरमियान पॉसिबल होता है, ठीक है। पहले मैंने आपको मेटामरिज्म का कहा कि वो एक ही होमोलोगस सीरीज़ से बिलोंग करेंगे, दोनों आइसोमर्स या तीनों आइसोमर्स जितने भी बन रहे हैं। और फंक्शनल ग्रुप में ये शर्त है कि डिफरेंट होमोलोगस सीरीज से हो सकते हैं आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। इनकी तो डेफिनेशन से ये बात क्लियर हो जाती है, लेकिन फिर आपके माइंड को ज़्यादा खोलने के लिए जो है ना, ये पॉइंट कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको बता रही हूँ। ये पॉइंट्स यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर सकी थी, कुछ और जगह पे लिखे हुए हैं, तो मैंने कहा चले मैं यहाँ से आपको रीड करके बता देती हूँ। और इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, टाटोमेरिज्म में हमने पढ़ा था ना, टाटोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू 1,3 माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम टू द अदर विद द सेम मॉलिक्यूल। इसको नोट करना चाहें तो कर लें। और टाटोमेरिज्म का जो फिनोमेना है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, इसको आप ज़रूर सर्च कीजिएगा। बस आज का लेक्चर इतना ही है। इंशाल्लाह ताला BSc लेवल से सेम लेक्चर के साथ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ आप लोगों के सामने इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत जल्द हाजिर होंगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, ये वाला लेक्चर कवर करें, दुआओं में याद रखें और दुनियावी इम्तिहानात के साथ साथ आखिरत के इम्तिहान की तैयारी लाजमी करें। अल्लाह पाक आप सब लोगों को दीन और दुनिया में और बहुत तरक्की दें और दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में सुरखरुई अता फ़रमाएँ और आपकी मेहनतों को कबूल फ़रमाएँ और बेहतरीन सिला अता फ़रमाएँ। अपनी दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।